अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, वह यहाँ शासन करने के उद्देश्य से नहीं आए थे। भारत देश में अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, शासन करने के उद्देश्य से नहीं आए थे। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उनको पता चला कि हम वैसे देश में आ गए हैं जहां आदमी में जाति है और एक आदमी दूसरे आदमी से जाति के नाम पर लड़ रहा है। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उनको पता चला कि हम वैसे देश में आ गए हैं जहां आदमी में धर्म है और एक आदमी दूसरे आदमी से धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उनको पता चला कि यह देश धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बिकने वाला है। इस देश पर धर्म और जाति के नाम पर आसानी से शासन किया जा सकता है। भारत देश पर अंग्रेज का शासन करने का उद्देश्य नहीं था, वह आए ही थे व्यवसाय के उद्देश्य से। शायद आप लोगों को भी मालूम है कि भारत का खोज वास्को डी गामा सन 1498 ईस्वी में किया, जब वास्को डी गामा पुर्तगाल से अमेरिका के लिए निकला था। लेकिन वह रास्ते भटकने के कारण से भारत के कालीकट बंदरगाह अर्थात कोलकाता के कालीकट बंदरगाह पे आए, जहां के राजा जमोरिन हुआ करते थे। वह उन्हें खुश होकर भेंट में गरम मसाला दिए। उस गरम मसाला का कीमत मात्र 1 रुपया था। लेकिन उस गरम मसाला को लेकर वास्को डी गामा अपने देश में 60 रुपए में बेचे। उनके माइंड में आया कि हम व्यवसाय करेंगे। पुर्तगाल से वास्को डी गामा के सहयोगी भारत में व्यवसाय करने लगे। पुर्तगाल को देखकर भारत में डच आया, फ्रांस आया, डेनमार्क आया, इंग्लैंड भी आया और पुर्तगाल तो था ही। यूरोप महाद्वीप से भारत में व्यवसाय करने आए और भारत में वह व्यवसाय के मुंड से आए थे, शासन पद्धति के मुंड से नहीं आए थे। लेकिन भारत में इतनी मूर्खता भरा हुआ था, सबसे घटिया हम कहते हैं ना, सबसे घटिया मूर्खता के बारे में कहते हैं तो भारत के महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। भारत के महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और सोच सकते हैं कि अगर जिस मां के कोख से बच्चा जन्म ले और वह मां को अशिक्षित रखा जाए, उस मां को थोड़ा सा भी शिक्षा क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, दुनिया क्या होता है, संसार क्या होता है, अगर उस मां को मालूम ना हो तो उस स्तन के दूध पीने वाले बच्चे किस तरह वह शिक्षित हो सकते हैं। सबसे घटिया प्रथा भारत में उस समय था जो कि महिलाओं को सताया जाता था, चाहे वह किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो। भारत में महिलाओं को सताया और तरपाया जाता था। यह सिस्टम को जब अंग्रेज देखा तो भाई चौंक गया कि यह कैसा देश है भाई, जिस देश में एक आदमी को दूसरे आदमी के छूने से घृणा है। यह कैसा देश है भाई, जिस मां के स्तन के दूध लोग पी रहे हैं, उस मां को जिंदा जला रहे हैं सती प्रथा के नियम के द्वारा। अरे भाई, एक व्यक्ति के मरने से 2-2 महिलाओं को जिंदा जलाए जा रहे हैं। यह कैसा देश है भाई। अंग्रेज सोचा, समझा और उसका निर्णय निकला कि यह भारत देश है, लेकिन यहां मूर्खता समाया हुआ है। और इतिहास गवाह है कि अगर आप भी मूर्ख रहिएगा तो आप पर भी लोग शासन करेंगे। इतिहास गवाह है, आप भी अगर मूर्ख है तो आप पर भी लोग क्या करेंगे, शासन करेंगे। मूर्खता एक खुद में मूर्खता है। मूर्ख पे कोई भी शासन कर सकता है। अगर कोई कहता है कि अंग्रेज भारत पर शासन किया तो भारत पर शासन नहीं किया, अंग्रेज मूर्खों पर शासन किया। अंग्रेज मूर्खों पर शासन किया। जिस दिन मेरे भारत देश के नागरिक, जिस दिन मेरे भारत देश के आम जनता, जिस दिन मेरे भारत देश के लोग जान गए राष्ट्रवाद के बारे में, जान गए शिक्षा के बारे में, जान गए महिला सम्मान के बारे में, जान गए नारी सशक्ति के बारे में, उस दिन हमारे देश से अंग्रेज दौड़ कर भागा था। यहां से दौड़ कर भागा था। सन 1947, 15 अगस्त 1947 अंग्रेज जान गया कि भारत अब वह नहीं है, वह भारत नहीं है जिस भारत में मूर्ख लोग निवास करते थे,
जाति धर्म के नाम पर लड़ते थे, अब यह भारत राष्ट्रवादी है, यहां अब हम टिक नहीं सकते हैं। अंग्रेज घुटना टेक दी और हमारे भारत को छोड़कर चले गए। आप सोच सकते हैं कि भारत देश पे अगर अंग्रेज शासन किया तो क्यों किया? क्योंकि भारत मूर्ख था। किसी गायक ने गाया है, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाले फिर तो देश से हमें निकालेंगे। और वास्तविकता यही है, वास्तविकता यही है। कुछ लोग हिंदू कहते हैं, कुछ लोग मुस्लिम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है तो कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में है। जरा धर्म की चश्मा उतार कर देखो, पता चलेगा कि हिंदुस्तान खतरे में है। किसी गायक ने कहा है कि देखो यह धरती हम सब की माता है, सोचो आपस में हम सब की क्या नाता है। गहरे घाव भर जाते हैं जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनी होकर भी बोली से। हमारे देश पे अगर अंग्रेज शासन किया तो हमारे देश पर नहीं किया, यह मूर्ख लोगों पर किया। लेकिन जैसे ही हमारे देश में राष्ट्रवादी जन्म लिए, जैसे ही हमारे देश में क्रांतिकारी वीर सपूत जन्म लिए, अंग्रेज के दांत खट्टे हो गए, अंग्रेज के दांत खट्टे हो गए और यहां से भागने पर मजबूर हो गए। दुम दबाकर यहां पर भागने से मजबूर हो गए। आप सोच सकते हैं अंग्रेज तरह तरह की चाल चला, तरह तरह की चाल चला। अंग्रेज हमारे देश में आकर हमारे देश के राजाओं को खरीद लिया, हमारे देश के राजा को खरीद लिया, राजा के सहायता से लोगों पर अत्याचार करवाया। अंग्रेज हमारे देश में आया और जमींदार को खरीद लिया, जमींदार के माध्यम से लोगों पर अत्याचार किया। अंग्रेज हमारे देश में आया और यहाँ के सिस्टम को समझ गया, यहाँ के वार्तालाप को समझ गया और यहाँ जो हर ग्रामीण क्षेत्र में जो अच्छे लोग हुआ करते थे उनको खरीद लिया। और उनको खरीदने के बाद भारत के लोगों से ही भारत के ऊपर शासन करवाए। आप लोग भी शायद जानते होइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ। एक जनरल डायर इशारा दिया और हजारों भारतीय पर गोली चलाने वाला वह अंग्रेजी सैनिक नहीं थे, वह भारतीय सैनिक थे। सोच रहे हैं ना, जनरल डायर का एक इशारा हुआ फायर और पूरे भारतीय सैनिक भारतीय लोगों पर 10 मिनट में 1600 चक्कर गोली चला। वह गोली चलाने वाला कौन? भारतीय। गोली खाने वाला कौन? भारतीय। इशारा देने वाला कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेज के इशारा पर नाचने वाला कौन? तो भारतीय। समझ रहे हैं ना मेरे बात को? तो इशारा पर कौन नाच सकता है मेरे भाई? इशारा पर मूर्ख नाच सकता है। आज भी अगर कोई आदमी मूर्ख रहता है ना तो वह किसी के इशारा पर नाचता है। आज भी अगर कोई मूर्ख है तो वह किसी के इशारा पर नाचता है। लेकिन जो भाई, जो बंधु, जो बच्चे, जो व्यक्ति शिक्षित है, जो शिक्षा को जानते हैं, वह किसी के इशारा पर नाचते नहीं है, वह स्वयं के इशारा पर नाचते हैं। वह आत्मविश्वास करते हैं, वह संपूर्ण विश्वास करते हैं और खुद को ताकतवर समझते हैं और दुनिया के जंग को अकेले लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। सब चीज बताने के बाद में हम आपको बताना चाहते हैं, हालांकि अगर 1857 की क्रांति को लिया जाए तो भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उसको माना जाता है। वह क्रांति असफल हुआ क्योंकि भारत में उस समय बहुत से राजा अंग्रेज के दलाल थे, बहुत से सैनिक अंग्रेज के सामने में घुटना टेक दिए और बहुत से हमारे भारतीय लोग अंग्रेज के डर से क्रांति में भाग नहीं लिए। 1857 की क्रांति असफल हुआ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत भी 1857 की क्रांति में ही माना जाता है, उसी से माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया? अंत हो गया। आप लोग भी जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस क्रांति में मंगल पांडे एक भविष्यवाणी किए थे। मंगल पांडे को जब इस क्रांति के पश्चात फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो मंगल पांडे से अंग्रेजी अधिकारी पूछा
कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो मंगल पांडे बोले थे कि मेरा अंतिम इच्छा आप पूरा नहीं कर सकते हैं, मेरा अंतिम इच्छा अगले 100 साल में पूरा हो जाएगा, अगले 100 साल में पूरा हो जाएगा। मंगल पांडे इस संदेश को बोले थे। और 90 साल में मेरा भारत देश, 100 साल से 10 साल पहले मेरा भारत देश क्या हुआ, आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भाई अंग्रेज यहां चाल चलते गए चलते गए चलते गए, और उसमें भारतीय फंसते गए फंसते गए फंसते गए। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, रीति के नाम पे, रिवाज के नाम पे अंग्रेज चाल चलते गए चलते गए फंसते गए फंसते गए। भारतीय उसमें क्या हो गए, फंसते गए। लेकिन जब भारतीय अंग्रेज के चाल को समझ गए, तब अंग्रेज को भी सोचना पड़ गया कि अब मैं इस देश को छोड़कर जाना होगा। समझिएगा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 ईस्वी में। अंग्रेज बोला भारत को कि साथ दीजिए, जैसे ही युद्ध विराम होगी हम लोग जीतेंगे, भारत को छोड़कर चल जाएंगे। भारतीय ने बढ़ चढ़कर प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र का साथ दिया, क्योंकि इंग्लैंड मित्र राष्ट्र की तरफ से थे। युद्ध 1918 में खत्म हुआ। जब युद्ध 1918 में विराम अवस्था में हुआ, तो अंग्रेज को जाने के बजाय जब बोला भारतीय नागरिक कि अब मेरे देश को छोड़ दीजिए, अब स्वतंत्र कीजिए, अंग्रेज बोला कि ऐसे ही छोड़ देंगे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो टेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है। अंग्रेज कमर टाइट कर लिया और छोड़ के गया नहीं। जब अंग्रेज छोड़कर नहीं गया तो भारतीय विरोध किए। जब भारत के नागरिक विरोध करने लगे, जब भारत के वीर सपूत विरोध करने लगे, तो अंग्रेज एक कानून ला दिया, जिस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट कानून। कानून अंग्रेज 1919 ईस्वी में लाया। इस कानून भारत उसका दांत क्या कर दिया, खट्टा कर दिया। इस कानून का नाम भारतीय काला कानून रखा। इस कानून का नाम भारतीय काला कानून रखा। रॉलेट एक्ट कानून सन 1919 ईस्वी में लाया गया। एक ऐसा कानून था जिस कानून के द्वारा किसी भी भारतीय को शक के आधार पर बंदी बना लिया जाता था। शक के आधार पर बंदी बना लिया जाता था किसी भारतीय को। अब जो भारतीय कहते थे कि भाई इस देश को छोड़कर जाइए, उसको रॉलेट एक्ट कानून के द्वारा शक के आधार पर बंदी बना लिया जाता था। अब अंग्रेज की वादा खत्म। जब रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, आप लोग भी जानते हैं, पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों का समूह इकट्ठा हुए थे। और जब लोगों का समूह इकट्ठा हुए थे तो जनरल डायर के उस समय सरकार था, और जनरल डायर क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोनों गेट को बंद कर दिए और पूरे भारतीय सैनिक को चारों तरफ से भिड़ा दिए और गोली की बौछार कर दिए। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के जलियांवाला बाग स्थान में लोगों का समूह इकट्ठा हुए थे और रोटी की मांग कर रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे। इसी बीच में जनरल डायर के दिशा निर्देश पर गोलियों की बौछार कर दिया गया, जिसमें 10 मिनट में 1600 चक्कर गोली चलाकर लगभग हजारों की संख्या में लोगों की लाश वहां बिछ गए। अर्थात लोग वहां क्या हो गए, इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस भारत देश को आजाद कराने के लिए शहीद हो गए। कुछ लोग कुआं में कूदे तो और लोग कूदने लगे, और कुआं कूदते कूदते क्या हो गया, उसमें बहुत लोग हो गया। कुछ लोग की कुआं में दम घुट कर वह क्या हो गए, मर गए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग भी जानते हैं कि कितना दर्दनाक है। हमें यूं ही नहीं मिली है देश की आजादी, इसके लिए ना जाने कितने मां बहन की गोद सूना हो गए, ना जाने कितने बहन की मांग के सिंदूर मिट गए, ना जाने कितने नन्हे मुन्ने बच्चे की पिता बिछड़ गए, ना जाने कितने परिवार की एकलौता दिया बुझ गया, तब जाकर मुझे देश की आजादी मिला है। अगर कोई कह दे कि देश की आजादी ऐसे ही मिला है, अरे भारत देश क्या है, तो भारत देश है, और 15 अगस्त क्या है, तो जलेबी डे है, 26 जनवरी क्या है, तो जलेबी डे है, अगर कोई कह दे तो वह चपाट मूर्ख है। इस जमाने में भी
निकम्मा टाइप के इंसान ऐसा बात बोल सकता है कि 15 अगस्त क्या है तो जलेबी डे है, 26 जनवरी क्या है तो जलेबी डे है। समझिए मेरे भाई, इस देश की वीरता कहानी को समझिए। इस देश को आजाद कराने के लिए लाखों लोग हंसते हंसते फांसी के फंदा को झूला समझकर झूल गए। आप लोग खुदीराम बोस के नाम सुने होंगे, जिनको मुजफ्फरपुर जिला में फांसी दिया गया था, जिनको मुजफ्फरपुर जिला में 14 साल की उम्र में उनको फांसी दिया गया था। लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक खुदीराम बोस जी का नाम रहेगा। कहा जाता है ना, कुछ कवि का कहना है कि 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। सिर्फ एक दिन में कुछ ऐसा कर दिखाइए जिससे दुनिया आपको 100 साल तक याद रखे। ऐसे हमारे देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीर सपूत हमारे देश को, ऐसे हजारों करोड़ों जिनके नाम हमको याद नहीं है। अनगिनत लोग हैं जिनको हम नमन करते हैं, जिनके चरणों में फूल अर्पित करते हैं, जिनके कारण से यह देश क्या हुआ, आजाद हुआ। जिनके कारण से यह देश क्या हुआ, आजाद हुआ। यह देश की आजादी यूं ही हमको नहीं मिला है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इस बाग हत्याकांड के बाद पूरे भारत देश में सन्नाटा की माहौल छाया हुआ था। महात्मा गांधी जी का विचार था कि भाई अंग्रेजवा छोड़ के ऐसे ना जाई, अंग्रेजवा के यहाँ से बेलगावे के लेल ओकर जिस बनावल सामान बा ओकर विरोध करे के पड़ी। हमनी ओकर बनावल सामान खाई ले, पहनी ले, उपयोग करी ले, तो काहे न अंग्रेज के बनावल समाज के बनावल वस्तु सामान के बहिष्कार करी। महात्मा गांधी जी के राय अलग। महात्मा गांधी जी कहलन कि हे हमर भारत के लोग, अंग्रेज के द्वारा बनावल गेल जितना भी वस्तु बा सबके बहिष्कार कर। तो भारत के लोग कहलक कौना रूप से करी। तो महात्मा गांधी जी कहलन कि असहयोग का मतलब हुआ कि बिना सहयोग के हम जिएंगे और खुद से बनाएंगे वस्तु और खुद उपयोग करेंगे और अंग्रेज का बनाया हुआ वस्तु का बहिष्कार करेंगे। भारत के नागरिक कहल कि महात्मा गांधी जी की बात मान ली। महात्मा गांधी जी की बात सब लोग मान लेलक। महात्मा गांधी जी कहलन कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे। सब लोग बात मानलक और असहयोग आंदोलन के सहभागी भी बन गए। लेकिन महात्मा गांधी जी एगो बात कहले रहन कि असहयोग आंदोलन तो हम शुरू करई बारी, ई आंदोलन अहिंसावादी होए के चाहिए। कथी होए के चाहिए? अहिंसावादी, एमे मार काट न होए के चाहिए। महात्मा गांधी जी सत्य के राह पे चले के चाहत, मार काट से दूर होके चाहत। ठीक बानू? तब महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कलन। इसकी परिभाषा जो है इस तरह दिया जाता है, असहयोग आंदोलन भारत का प्रथम जन आंदोलन है। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुई। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इस कांड से महात्मा गांधी जी दुखी होकर भारत के लोगों के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए। इस आंदोलन से अंग्रेज का कमर टूट गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज के द्वारा बनाए गए वस्तुओं का बहिष्कार करना और अपने द्वारा बनाए गए वस्तुओं का उपयोग करना। लेकिन चौरी चौरा कांड के कारण उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन था। उस स्टेशन पर, पुलिस स्टेशन पर असहयोग आंदोलन के कुछ सहयोगी के द्वारा बम फेंक दिया गया। अब बम फेंकने के कारण से
वहां 21 पुलिसकर्मी और एक भारतीय महिला भी मारी गई। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। यह घटना 1922 ईस्वी में हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पर बम फेंका गया असहयोग आंदोलन के कुछ साथी के द्वारा। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। और जब वापस ले लिए, मेरे भाई आप लोग समझने के प्रयत्न कीजिएगा, जब वापस लिए तो पूरे भारत में सन्नाटा की माहौल। अरे भाई, देश आजादी की कतार पर था, अंग्रेज फिर से हमारे देश में चढ़ बैठा। उसके बाद महात्मा गांधी जी कारावास में चले गए। अंग्रेज यहां से शासन पद्धति अपनाने लगा, शासन को और विकट बनाने लगा और भारत पर घोर नीति चलाने लगा। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया और पूरे घटना का जिम्मेवारी भारत के लोगों पर ठहरा दिया। कहां ठहरा दिया? भारत के लोगों पर ठहरा दिया। अब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो असहयोग आंदोलन हुआ, और जब असहयोग आंदोलन हुआ तो चौरी चौरा कांड हुआ, और जब ये कांड हुआ तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। जब वापस लिया गया तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास उस समय कांग्रेस के मंत्री और महामंत्री पद पर थे। वह महात्मा गांधी जी के पास निवेदन लेकर गए कि ऐसा मत कीजिए, माफी कीजिए, क्षमा कीजिए, लेकिन असहयोग आंदोलन को वापस न लीजिए, हम अंग्रेज का बहिष्कार करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय इस बात को ना मानते हुए मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास का मजाक बनाया। मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास कांग्रेस के मंत्री और महामंत्री पद से इस्तीफा देकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। इस पार्टी का भी मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज का बहिष्कार करना, करजोड़ बहिष्कार करना, जहां देखना वही क्रांति शुरू कर देना, माने गरम टाइप से, गरम दल के रूप में। लेकिन मोतीलाल नेहरू का असमय मृत्यु हो जाने के कारण से यह पार्टी का अंत हो गया। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि भारत के नागरिक को राष्ट्रवादी प्रेरणा जगाना और अंग्रेज के द्वारा बनाए गए वस्तुओं का बहिष्कार करना और अपने द्वारा बनाए गए वस्तुओं का उपयोग करना। यह पार्टी चाहती थी कि अंग्रेज का हम कमर तोड़ दे, लेकिन असमय मृत्यु के कारण से यह पार्टी का क्या हो गया? अंत। भारत में सबसे पहले भारतीय संविधान का मांग स्वराज पार्टी ही किया था। कौन पार्टी किया था? 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी बोला कि अब हमें अंग्रेज की संविधान से चलने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद की संविधान बनाएंगे और उस नियम के द्वारा चलेंगे, उस नियम के द्वारा चलेंगे। स्वराज पार्टी ही सबसे पहले भारत की संविधान की मांग रखी। अब अंग्रेज साइमन कमीशन आयोग नियुक्त किया। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में साइमन कमीशन आयोग बना और इस आयोग का उद्देश्य था कि भारत का सर्वेक्षण करे कि भारत का विकास किस तरह से हो रहा है। यह 7 सदस्यीय आयोग था और इसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। तो भाई गुस्सा आएगा कि नहीं भारत के लोगों को? अगर आपके घर के बारे में हमको सर्वेक्षण करना हो और आपसे ना पूछकर आपके पड़ोसी से पूछ ले तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? गुस्सा आएगा, लाजमी है कि गुस्सा आएगा। अब 7 सदस्यीय आयोग और 7 विदेशी, जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन आयोग बना जो भारत का सर्वेक्षण करने आया था, और 7 क्या था? विदेशी था। अब भारत के नागरिक को क्या आया? गुस्सा। जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आयोग का बकचोनहर साहब, बकचोनहरे है क्या? जब 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत में आया, भारत के मुंबई में,
तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया। इसमें लाठी की चार्ज हुई, लाठी चार्ज किया गया अंग्रेज के द्वारा, जिस लाठी के चार्ज से लाला लाजपत राय का निधन भी हो गया। लाला लाजपत राय जी पर लाठी की बरसात जब हो रही थी तो वह कह रहे थे कि ए अंग्रेज, तुम्हें एक एक लाठी का परिणाम भोगना पड़ जाएगा, भोगना तुम्हें पड़ेगा। उस लाठी की चोट से वह मर गए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जब लाठी की बरसात हो रही थी तो उस बरसात में वह गंभीर रूप से घायल थे। उसी वक्त उनका एक दोस्त जो कि पंथ नाम के थे, वह अपने गर्दन किए, उनके गर्दन पर इतना लाठी लगा कि जीवन भर वह गर्दन टेढ़ा ही रह गया और उसी तरह उनका निधन भी हो गया। इस तरह साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ और साइमन कमीशन को वापस जाना भी पड़ा। साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया गया। साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने लगाया? तो लाला लाजपत राय जी लगाए थे। इसमें भगत सिंह भी साथ थे, हमारे देश के वीर सपूत क्रांतिकारी सभी लोग साथ दिए। अब इसका परिभाषा अगर देना हो तो आप इस तरह दे सकते हैं कि सन 1927 ईस्वी में, नवंबर 1927 ईस्वी में अंग्रेज के द्वारा साइमन कमीशन आयोग जॉन साइमन की अध्यक्षता में स्थापित किया गया, जो 7 सदस्यीय आयोग था। इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत का सर्वेक्षण करे। जब यह भारत आया तो भारत में इसका करजोर विरोध हुआ। 3 फरवरी 1928 में भारत में आया, मुंबई में इसका करजोर विरोध हुआ। इस विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठी की बरसात हुई और लाला लाजपत राय जी का मृत्यु भी हुआ। लेकिन इस विरोध, क्योंकि भारत में राष्ट्रवादी भावना जग चुका था, वह भारत नहीं था, जाति धर्म वाला भारत नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसी समय बोले थे कि भारत में विभिन्नता है पर विभिन्नता ही एकता की पहचान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसी समय ही बोले थे कि भारत में विभिन्नता है और विभिन्नता में एकता की पहचान है। भारत देश बहुधर्मीय देश, भारत देश बहुभाषीय देश, भारत देश बहुसंस्कृतीय, लेकिन बहुधर्मीय, बहुभाषीय, बहुसंस्कृतीय होने के बाद भी भारत देश तिरंगा के लिए आज भी जीता है और तिरंगा के लिए कल भी जीता था, कल भी जीता था। मेरा भारत देश महान है, महान था और महान रहेगा, क्योंकि भारत देश के वीर सपूत हमारे देश के नागरिक को राष्ट्रवादी भावना देकर गए हैं, राष्ट्रवादी भावना देकर गए हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना किए 1916 ईस्वी में। उस कारावास से जब बाहर निकले तो उस समय साबरमती आश्रम में वह विराम अवस्था में थे। तब तक अंग्रेज के द्वारा नमक पर अधिक कर बांध दिया गया। आप लोग दांडी यात्रा के नाम सुने होंगे, जितने भी बच्चे हैं दांडी यात्रा के नाम सुने होंगे। नमक पर कर बांध दिया गया था। महात्मा गांधी जी अंग्रेज को चेतावनी दिए कि भाई नमक पर कर बांधना अनुचित फैसला है, गलत फैसला है, इसको वापस लीजिए। नमक साधारण है ना, नमक गरीब से लेकर अमीर के घर में उपयोग होने वाली है, ठीक है। और जब नमक पर कर बांध दिया गया था तो महात्मा गांधी जी इस फैसले से नाखुश थे, चेतावनी दिए, अंग्रेज उनके चेतावनी को नहीं माने। महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 साथी के साथ में मिलकर दांडी यात्रा प्रस्थान किए। कौन यात्रा? दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी के लिए प्रस्थान किए। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद महात्मा गांधी जी 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी तट पर पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़कर अंग्रेज को बता दिए कि नमक पर कर बांधना गलत फैसला है। और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 6 अप्रैल 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए।
सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन शुरू किए? महात्मा गांधी जी। प्रश्न भी कभी कभी पूछता है कि किस आंदोलन से, किस दांडी यात्रा से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा से। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ में दांडी के लिए प्रस्थान किए। देखते देखते हजारों लोग शामिल हो गए और दांडी समुद्र तट पर पहुंचकर 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक बनाए और नमक बनाकर दांडी नमक कानून को तोड़ दिए और तोड़ने के बाद में वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत का कहा जाता है कि महत्वपूर्ण प्रथम जन आंदोलन विराट जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन 1930 में शुरू हुआ, लेकिन 1934 में इसका भी क्या हो गया था? अंत हो गया था। इस आंदोलन से भी अंग्रेज का कमर टूट गया। इस आंदोलन से भी किसका कमर टूटा? इस आंदोलन का भी नेतृत्व महात्मा गांधी जी ही किए थे। इसके बाद में भारत में छिटपुट आंदोलन हुए। छिटपुट आंदोलन चलते ही रहे, तब तक द्वितीय विश्व युद्ध आ गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध आया तो अंग्रेज का कमर ढीला हो गया था। अंग्रेज का कमर क्या हो गया था? ढीला हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को अंग्रेज फिर से भारत को आश्वासन दिया कि अब हमें साथ दीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में, अब की बार हम आपके देश को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन भारत इस नीति को समझ गया था। अंग्रेज कहा कि ना बाबा ना, अब ना, क्योंकि भारत अब मूर्ख नहीं ना रहा। भारत अब मूर्ख नहीं रहा। अब अंग्रेज की नीति को समझ गया था। भारत में राष्ट्रवादी भावना जग चुका था। भारत इस अंग्रेज को नहीं साथ दिया, अर्थात मित्र राष्ट्र को साथ नहीं दिया। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी में हुआ। उसमें अंग्रेज का स्थिति नाजुक हो गया और भारत में उसी समय महात्मा गांधी जी न आओ देखे न ताव देखे और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिए। सन 1942 ईस्वी में अंग्रेज के दांत खट्टा, अंग्रेज चबाए तो कैसे चबाए? उधर द्वितीय विश्व युद्ध और इधर भारत छोड़ो आंदोलन। और महात्मा गांधी जी करो और मरो का नारा लगाए। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी करो और मरो का नारा लगाए। मर जाओ नहीं तो मार दो का जो था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे ऐसे नारे लगे। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे। स्वराज हमारी अधिकार है, धर्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे ऐसे नारे लगने लगे। अंग्रेज का दम घुटने लगा। अंग्रेज तुरंत उस समय मुस्लिम का सपोर्टर बना, कहा कि भाई अब भारत की बंटवारा नहीं कीजिएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। कुछ इस्लामी जैसे कि जिन्ना समझ नहीं पाया अंग्रेज की चाल को और वह बंटवारे पर आ गया। अब अंग्रेज का एक ही मांग था भारत की बंटवारा और देश की आजादी। भारत की बंटवारा, देश की आजादी। होता है ना कि जब अपनों में गद्दार पैदा हो जाए तो शेर भी कुत्ते का शिकार बन जाता है। जब अपनों में गद्दार पैदा हो जाए तो शेर भी कुत्ते का शिकार बन जाता है। ठीक उसी प्रकार उस समय सन 1947 में देश आजादी की कतार पर था और अंग्रेज कुछ मुसलमान को गद्दार बना दिया और मुसलमान से हम पे शिकार करवा रहा था। भारत के बहुत से, जैसे मौलाना अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सब लोग चाहे कि देश की बंटवारा ना हो, लेकिन जिन्ना जैसे हरामखोर इस बात को माना नहीं। चौधरी रहमत अली जैसे हरामखोर इस बात को माना नहीं। वह देश की बंटवारा पर उतर आया। देश की बंटवारा हुआ 14 अगस्त 1947 को और भारत देश को आजादी मिला 15 अगस्त 1947 को। इस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की संक्षिप्त कहानी है। इसमें हो सकता है कि कहीं सन में हमसे त्रुटि हुआ हो, इसमें हो सकता है कि कहीं
किसी सन में त्रुटि हुआ हो तो आप लोग उसको मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षिप्त कहानी है जो आजादी हमें यूं ही नहीं मिली है। जब देश की बंटवारा हुआ उस समय जो मुस्लिम क्षेत्र, जैसे पाकिस्तान में जो हिंदू पड़े थे उसको काट कर भेज दिया गया था, और जो भारत में जो मुस्लिम पड़े थे उसको भी यहां से काट कर भेज दिया गया था। माने इस तरह खून होता नहीं, अपना भाई अपने को काटा। किसी शायर ने कहा है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, जहां हमारी किश्ती थी डूबी वहां पानी ही कम था। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आज और कल कभी भी अगर मिल के रहता तो शायद हमारे देश पर अंग्रेज शासन नहीं करता। हमारे देश पर अगर अंग्रेज शासन किया तो गद्दार कुत्ता कमीना राजा महाराजा के देन से शासन किया। हमारे देश पर अगर अंग्रेज शासन किया तो मूर्खता के कारण शासन किया। अगर हमारे देश पर अंग्रेज शासन किया तो महिलाओं को अशिक्षित रखने के कारण से किया। अगर हमारे देश पर शासन किया तो गलत रीति रिवाज के कारण से किया। नहीं तो हमारे देश पर शासन करने वाला कोई जन्म नहीं लेने वाला था। लेकिन आज भारत देश का संविधान बना हुआ है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, वह भारत की संविधान बनाए हुए हैं, और इस संविधान में भारत के सभी महिलाओं को और हर तरह से, चाहे वह किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी रिवाज, किसी भी संस्कृति को हो, सबको पढ़ने का अधिकार, सबको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दिए हैं। हमारे देश में महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था, विधवा बन जाने पर उसको रूम में बंद कर दिया जाता था। सारे नियम को खत्म किया गया। संविधान सबको समान अधिकार देती है। भारत की संविधान सबको समान अधिकार देती है, सबको न्याय देती है, सबको स्वतंत्रता देती है, सबको मौलिक अधिकार देती है। भारत का संविधान सबको अधिकार देती है, सबको समान, सबको प्रतिष्ठा। इसीलिए हम कहते हैं कि हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं। कहता पाकिस्तान और चीन की हम शासन करेंगे, अरे हम पे कोई शासन कर सके किसी के बाप में औकात नहीं। क्योंकि रातों की कहानी अगर सितारों ने लिखी तो भारत के जीवन की कहानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखी। हम पे कोई शासन करने वाला अब नहीं है। चाहे कोई भी देश हो, कोई भी देश हो, अगर भारत देश में आज भी थोड़ा सा जो नियम है, गंदगी वाले नियम, अंधविश्वास, जाति प्रथा, इसको अगर छोड़ दिया जाए, लिंग भेदभाव इसको अगर छोड़ दिया जाए, लड़का लड़की को सबको एक समान अगर जीने का अधिकार दिया जाए, जितना लड़का के पढ़ाई पर अगर माता पिता खर्च करते हैं उतना लड़की के पढ़ाई पर किया जाए, तो भारत देश आज विकास नहीं, विकसित बनेगा और वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश बनेगा। मेरा देश गरीब नहीं है, मेरा देश गरीब नहीं है। मेरे देश में अगर पर्व त्योहार में जितना खर्चा होता है ना, हिंदू भाई के पर्व, मुस्लिम भाई के पर्व, सिख भाई के पर्व, ईसाई भाई के पर्व, बौद्धिस्ट भाई के पर्व में जितना खर्च होता है उतना विदेश का खुराकी चलता होगा, विदेश का उतना खुराकी चलता होगा। मेरा भारत देश गरीब नहीं है। अगर कोई कह देता है कि गरीब है तो गलत बोलता है, गलत बोलता है। यहां ईद और बकरीद में जितना खर्च होता होगा ना, और यहां दीपावली और छठ में जितना खर्च होता होगा, यहां दुर्गा पूजा में जितना खर्च होता होगा, यहां जो कहा जाता है क्रिसमस डे में जितना खर्च होता होगा, यहां बुद्ध पूर्णिमा में जितना खर्च होता होगा, उतना वर्ल्ड का खुराकी चलता है। इसलिए मेरा भारत देश गरीब नहीं है। थोड़ा सा अगर नियम समझ जाए और विज्ञान को मानने लगे तो मेरा देश वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश है और रहेगा। जय भारत।